नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात डूबती बचत से परेशान आम लोगों की। जब आप बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में अपने पैसे रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि ब्याज के जुड़ने से आपकी जमा रकम में कुछ इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में घटती ब्याज दरों और बढ़ती महंगाई ने यह कहानी उलट दी है। ताजा हाल ये है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में एक साल के एफडी पर ब्याज तो महज 5.1% मिल रहा है, लेकिन खुदरा महंगाई की दर जून में बढ़कर 6.09% हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक में पैसे रखने पर सालाना 1% का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, 1% का नुकसान। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साल में बैंक जितना ब्याज देगा, रुपए की परचेसिंग पावर में आई गिरावट उससे 1% ज्यादा होगी। कारोबारी भाषा में इसे वास्तविक ब्याज दर का नेगेटिव होना भी कहते हैं। घटती ब्याज दरों और बढ़ती महंगाई इस दोहरी मार्ग को दो प्रमुख वजह हैं। एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जिसके तहत मार्च और मई के दरमियान ब्याज दरों में 1.15% की कटौती की गई। दूसरी वजह लॉकडाउन के कारण प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में आई अड़चनें, जिनके चलते महंगाई दर बेकाबू हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि वास्तविक ब्याज दरों का नेगेटिव होना अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चिंता की वजह है। अर्थव्यवस्था में पहले से कमजोर चल रही डिमांड पर इसका क्या असर पड़ेगा। आम लोगों के लिए पैसे बचाना अगर फायदेमंद नहीं रह जाएगा तो इसका अर्थव्यवस्था की बचत दर और कैपिटल फॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि वास्तविक ब्याज दर के नेगेटिव होने के बाद अब आम लोगों के पास अपनी जमा पूंजी को बचाकर रखने और बढ़ाने के लिए विकल्प क्या बचे हैं। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वी उपाध्याय अर्थशास्त्री हैं, अशोक राव नेता ट्रेड यूनियन के हैं, अश्विनी राणा पूर्व जनरल सेक्रेटरी बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वैभव अग्रवाल जी, बीजेपी के नेता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वी उपाध्याय जी, मैं आपसे ही समझूंगी कि जो खबर आ रही है जाहिर तौर पर इकोनॉमी के लिए कैसी है, लेकिन उससे पहले इन्फ्लेशन रेट का ब्याज दर से ज्यादा हो जाना हमें और दर्शकों को जरा आसान और सरल भाषा में बताइए कि कैसे आम आदमी के लिए ये नुकसानदेह है। अभी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का की जो तो वो 6% से ऊपर है जून के महीने में। और जो ब्याज दर आप बता रहे थे फिक्स डिपॉजिट पे जो एक साल की पर ब्याज दर है, तो वो तो इस सेंस में अगर आप पैसा रख लो जैसा आपने बताया तो आपको 5% मिलेगा, लेकिन रुपए की कीमत कम हो जाती है तो ज्यादा कम हो जाती है, तो ऊपर तो इस चीज का खास तौर पे बहुत नुकसान होता है। जो ओल्ड एज में या पेंशन में जो अपनी एफडी से जो पैसा आता है कर सकता है, सहारे जिनकी निकाल, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है कि अभी तक जो सहारा बना हुआ एफडी का जो पैसा रखा हुआ है, उन्होंने जो बचत की हुई तो उससे जो रिटर्न मिलना था तो वो रिटर्न उनको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक खास तबके जो अपनी सेविंग के सहारे से अपनी जिंदगी निकालते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उनकी जो जीवन की शैली है तो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की बात। जी वैभव अग्रवाल जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने जो ऐलान किए इंडस्ट्रीज के लिए, आपने जो ऐलान किए गरीबों के लिए, अच्छी बात है, आपने अनाज मुफ्त दिया, आपने सब्सिडी पर गैस भी दी, लेकिन मिडिल क्लास तो पहले से यही पूछा था कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नौकरी तो मिडिल क्लास की जा रही हैं और जो बची खुची उसकी बचत थी, जमा पूंजी थी बैंक में, उस पर भी अब घाटा हो रहा है। तो ऐसे में मिडिल क्लास क्या करे सर? ये तो उसके ऊपर दोहरी मार हो गई। एक तो वो बाजार से महंगी चीजें भी खरीदे और जो जमा पूंजी जिस पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलता था उससे कम करके आपने उसकी वैल्यू भी कम कर दी। देखिए कि आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो मैं अभी अपनी फाइनेंस टीम से भी यही डिस्कस कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है, हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले 2 क्वार्टर में ही कम हुआ है एंड दिस इज, और ये एक मार्केट करेक्शन का हिस्सा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यदि इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में 5.1 के आसपास है, तो यही इंटरेस्ट रेट सितंबर अक्टूबर 2019 में 6.5% के आसपास था, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लोअर था।
लेकिन आज की तारीख में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर गया है बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, फैक्ट्रीज लिमिटेड है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का फिस्कल प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये मार्केट करेक्शन का हिस्सा है, सरकार में इसका कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट रेट हमने कंट्रोल नहीं किया है, इंटरेस्ट रेट मार्केट फ्लक्चुएशन का हिस्सा है। और यदि आज की तारीख में 6.10, 6.8 या 6.09 के सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, यदि करंट इंटरेस्ट रेट जो है 5.1 या 5.2, 5.3 है, तो ठीक है, माना आपकी बात। वैभव अग्रवाल जी, एक सीधा सीधा कैलकुलेशन है। इन्फ्लेशन रेट 6.09 है, इंटरेस्ट रेट 5.10 है, तो सर 1% का तो नुकसान हो गया ना। ये तो आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। वो आम आदमी जो ये सोच रहा था कि भविष्य में या मुश्किल घड़ी में इसी पैसे पे मैं निर्भर हूं, रिटायर्ड लोगों का जरा सोच लीजिएगा। सर, बहुत सारे सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच अश्विनी राणा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और चूंकि वो बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो पॉलिसीज को बेहतर तरीके से समझते होंगे। सर, मुझे ये बताइए, जो करंट सिचुएशन है, इससे बैंक सेक्टर के लिए किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? और कुछ आप ऑब्जेक्शन भी कर रहे थे जब वैभव अग्रवाल जी कुछ बोल रहे थे, वो भी अपनी बात रखिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो वैभव जी कह रहे थे कि ये मार्केट ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन नहीं है। आप अपनी उस नॉलेज को थोड़ा करेक्ट कीजिए। रिजर्व बैंक समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट को कम बढ़ाता रहता है, लेकिन बहुत ट्रेंड से वो कम ही कर रहा है। और उसको कम करने का मकसद है कि वो इंडस्ट्री को, कारपोरेट हाउसेस को, उनको वो उसका फायदा हो कि उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो, लेकिन उसका नुकसान जो है वो डिपॉजिटर को हो रहा है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो बैंकों से जो डिपॉजिटर हैं वो अपने पैसे को शिफ्ट करना शुरू करेंगे, कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, कहीं दूसरे लालच में कहीं और शिफ्ट करेंगे। और बैंकों से अगर डिपॉजिट कम होगा तो वो मार्केट में जिनको लोन की जरूरत है वो लोन कैसे संभव होगा उनके लिए? वो कहां से जो है लैंडिंग बैंक जो है कर पाएंगे? तो सरकार की जो सोच है कि एक सेक्टर को फायदा कर दो, लेकिन उससे बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो मिडिल क्लास कहें उसको पेंशनर कहें, उसको वो लोग कहें जो कि इस डिपॉजिट के सहारे ही अपनी जो है मंथली जो है जरूरतें पूरी करते हैं। तो ये एक बहुत गलत डायरेक्शन में हम जो जा रहे हैं, सरकार जा रही है जी। हम बाहर, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो बैंकों से डिपॉजिट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और बैंकों में फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी आ सकती है कि लैंडिंग के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। अश्विनी राणा जी, वी उपाध्याय जी, क्या आप भी अश्विनी राणा की बात से सहमत हैं कि यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी? भाई, बैंक में जब पूंजी नहीं होगी, जब आप लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि सेविंग करिए, तो फिर ऐसे में वो पूंजी की कमी से फिर आप लोन कैसे देंगे? ये अर्थव्यवस्था को किस तरह से इफेक्ट करता है, सर समझाइए। नहीं, यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में डिपॉजिटर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता जी। अब ना तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, ना वो मकान खरीद सकता है, तो वो तो क्या करेगा बेचारा? तो बैंक में पैसा निकाल के उसको कहाँ ले जाएगा? लेकिन जो एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये तो एक क्राइसिस की शुरुआत है। ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली अगले 6 महीने में, जिनको हम एनपीए बोलते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, तो वो बहुत तेजी से बढ़ने की बात है। तो बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस तो अभी शुरुआत में शुरू हुई है। अगले 6 महीने में, जैसे रघुराम राजन ने भी अभी फिलहाल बोला है कि ये एनपीए की समस्या बहुत बढ़ी, तब बैंकों का क्या होगा? जब उनके पास में अगर उन्होंने जो कर्ज दिया वो वापस नहीं आएगा, तो वो कहाँ डिपॉजिटर्स को क्या इंटरेस्ट देंगे, क्या नहीं देंगे? तो ये क्राइसिस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। और आम आदमी क्या करेगा? उसके पास तो पैसा घर पे तो रख नहीं सकता, तो ऑप्शंस कहाँ है लोगों के पास में? तो वो तो यही बात होगी कि जो आमदनी में कमी होगी उसके सहारे रहे।
सरकार ने ऑप्शन छोड़े क्या है सर, ये भी तो सवाल उठता है। वैभव अग्रवाल जी, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अश्विनी राणा जी भी कह रहे हैं कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या है, मैं आपसे पूछूंगी इस पर। लेकिन अशोक राव जी काफी देर बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक राव जी, चूंकि आप ट्रेड यूनियन के नेता हैं, कई कर्मचारियों से आपकी बातचीत होगी, उनके अधिकारों के लिए आप लड़ते हैं, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे भी होंगे सर, आपने देखा होगा कोरोना काल के वक्त जिनकी नौकरी चली गई है, उसमें सबसे ज्यादा सफर किया है मिडिल क्लास। ऐसे में आप मुझे बताइए, आज जो एक खबर आई है, जो करंट सिचुएशन है, ये मिडिल क्लास के लिए कितनी परेशानी और बढ़ा रही है, किस तरह से इफेक्ट डालती है मिडिल क्लास पर? अभी आप देखिए ईपीएफओ से खाली 10 दिन में 9 जून और 29 जून के बीच में 70% विड्रॉल्स हुए हैं, जो जिनकी इनकम 15,000 रुपए पर मंथ से कम है। 70% ऑफ द पीपल हु हैव विड्रॉन। और ये क्या विड्रॉ कर रहे हैं? ये अपना लाइफ सेविंग्स विड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या विड्रॉ कर रहे हैं? ये अपना रिटायरमेंट बेनिफिट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये किस लिए विड्रॉ कर रहे हैं? जस्ट फॉर सर्वाइविंग, जस्ट फॉर ईटिंग फूड, खाली खाना खाने के लिए ये विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपका प्रोटेक्शन जो है, सर्वाइवल प्रोटेक्शन, पीएफ से आप पैसा निकाल रहे हैं, और तो फिर बहुत सीरियस क्वेश्चन है। और एक सबसे जो अहम सवाल जो इस आज के डिस्कशन का मुद्दा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, इट इज टोटली रॉन्ग। दे आर वो ये फिजिकल पॉलिसी, ये मॉनेटरी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जबकि फिजिकल सोल्यूशन की जरूरत है। ये अपने आप को इन्होंने एफआरबीएम एक्ट के अंडर बांध रखा है, जबकि आईएमएफ भी कह रहा है आप डिफिसिट फाइनेंसिंग करिए। ठीक है, फिर अभी पैसा छोड़ना चाहिए मार्केट में, पैसा नहीं है मार्केट में। जो करंट सिचुएशन है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मतलब क्या है? ये बहस में से बात निकल कर आई है। सर समझाइए, अब कैसे इन मुश्किलों का सामना करेंगे आप, और मिडिल क्लास को कैसे राहत देंगे? मिडिल क्लास तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है सर इस वक्त। मैं मिडिल क्लास को राहत क्या मिलेगी अगर मार्केट में कोई काम ना हो, अगर रोजगारी ना हो, अगर सप्लाई साइड से कोई मटेरियल नहीं आएगा, तो नेचुरली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। वैभव अग्रवाल से मेरा सवाल है, अशोक राव जी, ये वैभव अग्रवाल से पूछते हैं ना, वो बेहतर हमें जवाब देंगे। राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब फैक्ट्रीज में काम नहीं होगा, जब कंजम्पशन नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सरकार कैसे चलाएगी पूरे खर्चे को? अब उसके अंदर परेशानी ये आएगी कि हम जो सरकार में है, हम कोरोना की वजह से एक पूरे ग्लोबल क्राइसिस में जूझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो रेपो रेट चेंज है, ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। और यदि इसके अंदर हमने वो टाइम भी देखा है जब सरकार ने 7.5-8% करा है रेपो, तो वो मैं भी बोला कि ये अगर अंग्रेजी में बोले तो इट इज मार्केट करेक्शन। और अभी कोरोना को मद्देनजर लगातार घट ही रहा है, उसमें सर लगातार घट ही रहा है, और अब चुनौती ये हो गई कि इन्फ्लेशन और उससे ज्यादा हो गया है। सर मैं एक चीज आपसे बोलूं, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कंसिडर करने के लिए बोलूंगा कि दिसंबर 2019 जनवरी 2020 तक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 3.5 से 4.5 पॉइंट के ऊपर होवर कर रहा था, जबकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 पॉइंट से 7-7.5 पॉइंट तक होवर कर रहा था। तो देखिए, आज की तारीख में यदि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे बढ़ गया है, उसके बनिस्बत 5.1 या 5.2 जो इंटरेस्ट रेट है, वो कोरोना की वजह से अगर थोड़ा सा नीचे आया भी है, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म का एक इफेक्ट। कोरोना तो कब जाएगा नहीं जाएगा ये तो किसी को पता ही नहीं ना सर। हम तो करंट सिचुएशन पे डिबेट करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन रेट ऐसा ही रहता है तो फिर मिडिल क्लास कैसे सरवाइव करेगा सर? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर मैं इस पर आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा सर। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज बनाई गई है, क्या वो करंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है? ये रिजॉल्व करने की कोशिश में ये उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वी उपाध्याय जी। मैं अगर सही अनुमान लगा रही हूं अब तक जो डिबेट हुई है ब्रेक पर जाने से पहले, क्या इसमें हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर कोई आम इंसान अपना बैंक में पैसा रखता है तो उसके लिए वो घाटे का सौदा है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो करेगा क्या? तो उसके पास कौन सा ऑप्शन? तो सरकार एक्चुअली अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये समस्या है, ये कोई मार्केट करेक्शन की बात नहीं है। ये एक इतनी बड़ी समस्या है जो सालों तक चल रही है, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ नहीं है। आगे आने वाले आंकड़े बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, GDP की क्या हालत है, जॉब्स की क्या हालत है, उनकी इनकम की क्या हालत है। तो सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है, जैसे बाकी कंट्रीज में कुछ न कुछ किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर इस बात को सीरियसली मान ही नहीं रहे हैं। तो जो फिस्कल पॉलिसी का यूज करना था, या जैसे बोरोइंग करनी थी, या प्रिंटिंग ऑफ मनी के सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सिंगापुर का भी डेटा आया है, खाली वो कंट्री जिसने अभी एक भाई का सबसे पहले डेटा दिया, तो 40% डाउन गया है। यही हालत हमारी है। तो अब तो चीजें एक्चुअली निकल के आएंगी, जॉब्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में, जनशक्ति के बारे में चीजें आएंगी, बैंक की समस्याएं कितना आएंगी, NPA कितना होगा, बैंक कितने प्रतिशत आएंगी। तो क्या सरकार सोच रही है? कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम होगी? वैभव अग्रवाल से पूछेंगे सवाल कि सरकार आखिरकार क्या सोच रही है। सर, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच में अश्विनी राणा जी, आपको मैं लेके आना चाहूंगी। ब्याज दरें की कम करने की जो नीति थी वो यूपीए सरकार में भी अपनाई गई थी, और मोदी सरकार में इसे तेजी से बढ़ाया गया, और इस सोच के साथ कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज्यादा लेंगे, लोग लोन ज्यादा लेंगे तो नए कारखाने खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे, जॉब जनरेट होंगे। जिस अनुपात में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, क्या उस अनुपात में जॉब जनरेट हो पाई है, कारखाने खुल पाए हैं? ये सरकार की जो सोच थी कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट हाउसेस को जो छूट देंगे, उसका फायदा आम जनता को भी होगा या उनकी प्रोडक्शन में कुछ फर्क होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो छूट इनको दी जा रही है वो आगे पास ऑन नहीं हो रही है, तो ऐसी छूट देने का क्या फायदा? अगर आप उनको कुछ इंटरेस्ट रेट में छूट दे रहे हो ना, तो अपने, अब आप कोरोना में देख लीजिए, अपने एम्प्लॉइज को वो सैलरी नहीं दे पाते, जो चीजें हैं मार्केट में जो जा रही हैं उसका रेट कम नहीं हो रहा। यानी उनको जो छूट दी गई है, अगर वो पास नहीं करते तो क्या उनका पेट भरने के लिए सरकार ये काम कर रही है? जबकि एक आम आदमी जो कि पैसा बैंकों में रख रहा है, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, लोग फिर चिट फंड में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, और ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में प्राइवेट बैंकों में जाएंगे, फिर वो बैंक डूब जाएंगे, फिर सरकार को गाली देंगे। यानी पब्लिक अपने पैसे को इंटरेस्ट कमाने के लिए और गलत जगह पर लगाएगी, जो कि एक गलत डिसीजन होगा, और बाद में जो है गाली जो है सरकार और बैंकों को दी जाएगी। नहीं, इसमें आम आदमी का पैसा तो डूबेगा ही और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका सॉल्यूशन मैं समझूंगी आपसे। वैभव अग्रवाल जी, अभी ये IMF की रिपोर्ट में मैं पढ़ रही हूँ, उसमें कोरोना संकट के बीच छोटी और मध्यम आकार की तिगुनी कंपनियां इस साल दिवालिया हो सकती हैं। तो सर, आप ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हम कम कर देंगे तो लोन होगा, लोन लेंगे तो फिर कारखाने खुलेंगे, और इस तरह से इकोनॉमी का जो चक्र है, जो पहिया है, वो घूमेगा। सर, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे मौके पर जब अनिश्चितता के बादल हों, कोई ये सोच सकता है कि उससे लोन लेना है, लोन लेने की हिम्मत कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम मध्यम वर्ग को
दो अलग अलग हिस्सों में बांट के देखें तो वो बेहतर रहेगा डिस्कशन के लिए। खासकर एक तो आप ये देखें कि व्यापार की स्थिति क्या है आज के बाजार में और उसको सरकार ने मदद करने के लिए क्या किया है, और जो व्यापार के पीछे पुर्जे हैं जैसे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर आरबीआई भी इंक्लूडेड है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। प्लस मध्यम वर्ग में दूसरा है परिवार वाले लोग जो कि नौकरी पेशा लोग हैं। अब आप देखें, अपन इसको दो चीजों को मिला के नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये चीज एक के बाद एक आती है, ये एक साथ नहीं चलती है। तो अगर आप इसको सर्कल में देखें तो प्रोडक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई स्टार्ट नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगी, कंजम्पशन स्टार्ट नहीं होगी तो और प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए सरकार ने लोन लेने की व्यवस्था करी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और कैश देके उनको रवाना किया कि भैया आप जाओ बाजार में और लोन दो। अभी तक 3-3.5 लाख करोड़ का लोन बांट चुके हैं, ठीक है। अभी अब आप देखें, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज की जो न्यूज है IMF का जो पूरा वक्तव्य है उसमें रघुराम राजन ने भी कहा कि एनपीए बढ़ेगा, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, स्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। सर सुनिए ना, सर आप लोन की बात कर रहे हैं ना, आप लोन की बात कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति में कौन लोन लेने की कोशिश करेगा, और आपने क्या ऐसे वक्त में रिटायर्ड लोगों के बारे में सोचा, जो प्रोविडेंट फंड पर फिक्स डिपॉजिट जो लोग हैं रख रहे हैं उनके बारे में सोचा? सर वो लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट लगातार घट रहा है सर। देखिए ऐसा है, ये जो पूरा इफेक्ट आया है, ये पूरा इफेक्ट केवल और केवल पिछले क्वार्टर का इफेक्ट है, ये इस क्वार्टर का इफेक्ट नहीं है। पिछले क्वार्टर में जो हमने इस इफेक्ट को देखते हुए मेजर लिए हैं वो आने वाले 2 क्वार्टर में बात करेंगे हम। महीने जी क्या सही कह रहे हैं वैभव अग्रवाल जी? नहीं बात कर सकते इकोनॉमिक की, ये दबाव है लोन देने के लिए, लेकिन आज जो लोन दिए जाएंगे उसकी रिकवरी के लिए सरकार ने गारंटी देने की बात कही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो लोन डूबेगा तो सरकार का ही पैसा डूबने वाला है, सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा। तो हम ये जो प्रेशर बैंकों पर क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोन बांटो, जिसको जरूरत नहीं उसको भी बांटो। अरे भैया आप बैंकों को क्यों लुटाने में लगे, बैंकों को बर्बाद करने में लगे हैं। आपको बैंक कर्मचारी जो मर रहे हैं उनको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बैंक वालों को कहा जा रहा है कि आप लोन बांटिए, आप रिकवरी भी कीजिए। क्या आप भी मानते हैं रिकवरी नहीं होगी, कि सरकार की पॉलिसीज की वजह से करंट सिचुएशन पैदा हुई है? अशोक राव जी, राणा जी का देखिए, हम यहाँ पे रिपो रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं। जब आप रिपो रेट कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, उसका पर्पस क्या है कि आप क्रेडिट इंक्रीज करना चाहते हैं, पर उसका दूसरा साइड क्या है कि हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो जाता है, हाउस होल्ड पीपल विड्रॉ करने लगते हैं अपने डिपॉजिट्स। तो ये अभी मार्केट की क्या परिस्थिति है, क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं है, आज मार्केट बैठा हुआ है, आज कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ कोई क्रेडिट का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सर्वाइवल का क्वेश्चन है। आप जब लिक्विडिटी इंक्रीज करोगे तो नेचुरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा, लोगों की महंगाई बढ़ जाएगी। ये सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट इज बार्किंग द रॉन्ग ट्री। इनको दे मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू फिजिकल मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स, नॉट मॉनेटरी मेजर्स। हमारे गलत रास्ता अपना रहे हैं। व्यू उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, वो भी हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सर आप जब भी हमारे साथ बहस में जुड़े हैं तो आपने कहा है की फैक्टर होता है डिमांड। डिमांड होगी तो फिर इकोनॉमी में फिर प्रोडक्शन होगा और पहिया जो है इकोनॉमी का आसानी से चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि हमने तो लोन सस्ता कर दिया है तो अब डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सर इसका एग्जांपल क्या हमारे सामने सैनिटाइजर की जो कंपनीज हैं या मास्क की कंपनीज है वो बेहतरीन एग्जांपल नहीं है? आप लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ा भी देकर डिमांड है तो भी तो चलेंगी ना, कंपनियां तो भी बनाएंगी, कंपनियां अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। तो ये समझने की बात है इस क्राइसिस से हुआ क्या है। क्राइसिस लोगों के जॉब्स गए हैं, लोगों की इनकम खत्म हुई है, तो उसके कारण आज मार्केट में डिमांड नहीं है। अब आप मान लो क्रेडिट थोड़ा आसान भी कर दो, उसका पर्पज तो ये होता है कि कंपनी इन्वेस्ट करे, लेकिन कंपनी तो जब इन्वेस्ट करेगी जब उसको लगेगा कि उनका माल बिक रहा है। आप जैसे मान लो हमारे पास डेटा है ऑटोमोबाइल्स का, तो वो सारा का सारा सेक्टर 50%, 60% डाउन जा रहा है, हर चीज डाउन जा रही है। तो उसमें आपकी रेट में बाजार में कोई आदमी नहीं जा रहा, कोई चीज खरीद नहीं है, उसके पास इनकम नहीं है, तो इस तरह का मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। तो असली चीज क्या है कि लोगों के पास कुछ जेब में पैसा होना चाहिए, उसका इलाज पहले करने वाली बात थी। तो यही सारी दुनिया में किया गया है, अमेरिका में, यूरोप में, कि लोगों को पैसा दिया गया है कि मार्केट तो जाओ, आप खरीदो तो सही।
तो यहाँ ये क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू आप आते हो प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन क्यों प्रोडक्शन बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा प्रोडक्शन, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, जब उसको लग रहा है कि कोई खरीदने वाला नहीं। तो ये सारा इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको सरकार समझने के लिए तैयार नहीं। वैभव अग्रवाल जी, अब ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं मिडिल क्लास के लिए? क्या मिडिल क्लास आपकी प्रायोरिटी में है, या फिर आप एक नया मुद्दा ला देंगे, चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी, रियल इश्यूज जो रोटी का है, जमा पूंजी का है, वो फिर से भटक जाएगा? मनोराज जी, आपने जो बात कही वो मेरे दिल की बात है। और देखिए, हमारी राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में और सोच में हमेशा ये रहता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। मेरा उत्तर आपके प्रश्न का सिंपल रहेगा कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या देश हमारी प्रायोरिटी पे है? उसका उत्तर है हाँ, देश हमारी प्रायोरिटी पर है। देश में केवल और केवल मिडिल क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, और अपर क्लास भी है, और अपर मिडिल क्लास भी है। हमने ऊपर अगर यदि कुछ कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, उस पर खूब होहल्ला हुआ, तब तो आपने डिबेट नहीं करी कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स लगा के सब कुछ महंगा क्यों कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने ऊपर यदि कॉर्पोरेट टैक्स लगाया तो आपने 20 लाख करोड़ नौकरी है, उन्हें भी नहीं पता कि कब चली जाएगी। और तो और जो उनके पास जमा पूंजी थी उसमें भी अब सेंधमारी हो रही है सर। तो क्या ये दोहरी चक्की में आम आदमी नहीं पिस रहा है? क्या ये दोहरी चक्की में आम आदमी नहीं पिस रहा है? सर सवाल ये है। हमने हमारे देश में, ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है सर, मेरे पास वक्त कम है। अशोक राव जी, ये आने वाला वक्त बताएगा सर आप किस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस करते हैं, अगर बेहतर तरीके से आज समझ पाए तो। अशोक राव जी, मुझे ये बताइए, ये अनिश्चितता के दौर में लोगों को कितना पैसा बचाना चाहिए और कहां अपने पैसे को रखना चाहिए, बताइए। बहुत जरूरी है लोगों को ये समझना है। पैसा बचाने का सवाल तो तब आएगा ना जब जिंदा रहोगे। आप आंकड़े नहीं देख रहे हैं कि लोग अपने पीएफ से विड्रॉ करके जिंदगी बसा रहे हैं। पीएफ इज द लास्ट रिसोर्ट, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। नौकरी गई, तनख्वाह नहीं आ रही है, जो बचा कुचा पीएफ है उसके साथ चला रहे हैं। ये कब तक चलाएंगे? यहाँ आज आपको एमएनआरईजीए जैसे रूरल एरिया में किया, वैसे आपको एमएनआरईजीए अर्बन एरिया में करना पड़ेगा। जी। आपको फिजिकल पॉलिसीज चेंज करना पड़ेगा, आपको पैसा लिबरली छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अश्विनी राणा जी, आप बताइए, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कितना पैसा बचाना चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए मिडिल क्लास को, क्योंकि बैंक में तो फिर वो घाटे का सौदा साबित हो रहा है। घाटा है, लेकिन पैसा बैंक में ही सिक्योर्ड है, इसलिए कहीं पर भी किसी स्कीम में कहीं इधर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बैंकों में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन सुरक्षित पैसा बैंकों में ही है। सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे भी उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट? सरकार को सुझाव ये है कि उनको फिस्कल पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि या तो बोरो करके या पैसा प्रिंट कर करके सरकारी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा के इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसी से मार्केट रिवाइवल होगा, उसी से इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। जी, प्राइस तो डिमांड नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी रिकवरी जिस रफ्तार से होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज के लिए इतना ही। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बैंक में किसका पैसा जमा होता है? बैंक में जमा होता है जनता का पैसा, और जनता का पैसा है कि वैल्यू अगर बैंक में रखे रखे घट रही है तो फिर ये क्या जनता की पूंजी पर सीधे सीधे सेंधमारी नहीं है। वक्त छोड़ी से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।